नमस्कार दोस्तों। एक तरफ देश में छात्र अपने स्कूलों की व्यवस्था में सुधार और टीचर्स की नियुक्ति के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तमाम स्कूलों में हफ्ते भर की छुट्टियां कर दी गई हैं कांवड़ यात्रा को फैसिलिटेट करने के लिए। इससे पता चलता है कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता क्या है। उसकी प्राथमिकता बच्चों को शिक्षा में फैसिलिटेट करने की नहीं है, बल्कि युवकों को कांवड़ यात्रा में जाने के लिए फैसिलिटेट करने के है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और तमाम अन्य ज़िलों में स्कूलों को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया है। इसके अलावा पूरी जो जिला प्रशासन की मशीनरी है और पुलिस है, वो कांवड़ यात्रा की सुविधा में, उनके यात्रा मार्ग में, उनके खाने पीने में, उनके रहने में, इन सब की सुविधा में लग गई है। इसके अलावा तैयारियां हो रही हैं कांवड़ यात्रियों पर फूल वर्षा की। एक तो ये तस्वीर, लोगों को अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा का पालन करना चाहिए। पहले भी होता रहा है, पहले भी हमने कांवड़ यात्राएं देखी हैं। बड़े आराम से कांवड़ यात्री जो है वो साइकिल से या पैदल कांवड़ लेके अपना जाते थे और भगवान शंकर के ऊपर जलाभिषेक करके या गंगा जी से जल ला करके और वो अपने संकल्प को पूरा करते थे। उसमें कोई हर्ज नहीं है। जिसकी जो मान्यता है, जिसकी जो धार्मिक आस्था है, जिसको जो पूजा पाठ जैसा करना है, उसको पूरी आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन सरकार का काम क्या है? एक कल्याणकारी राज्य में क्या सरकार का काम सिर्फ यही है कि एक धर्म विशेष के आयोजनों में अपनी पूरी ताकत, पूरी मशीनरी और पूरा धन व्यय कर देना, या अपने समाज में, अपनी प्रजा के, अपने नागरिकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये जैसे बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना? और एक पहलू पर विचार की ज़रूरत है। जिन कांवड़ यात्रियों को सरकार अपना मेहमान बना के इतनी सुविधा, इतनी फैसिलिटी दे रही है, वो कांवड़ यात्री रास्ते में कितना उपद्रव करते हैं। रेस्टोरेंट वालों पर, होटल वालों पर, कोई कार, मोटरसाइकिल, बाइसिकल टकरा जाए तो उनके साथ किस तरह से वो तांडव वहाँ करते हैं, तोड़ते हैं गाड़ियों को, ये देखने की बात है। लेकिन सरकार उसका संज्ञान नहीं लेगी, क्योंकि वो तो उनके मेहमान हैं। तो बच्चे जो प्रदर्शन कर रहे हैं अपने स्कूलों में सुधार के लिए, वो बता रहे हैं, साफ साफ बता रहे हैं, जाके कहीं एसडीएम को ज्ञापन दे रहे हैं, कहीं सड़क जाम कर रहे हैं। और उन्होंने क्या चीज़ें हाईलाइट की हैं? हाईलाइट किया है कि उनके स्कूलों में बिल्डिंग बहुत ख़राब है, उनके स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं हैं, उनके स्कूलों में पंखे नहीं हैं, उनके स्कूलों में पीने का पानी नहीं है, और इसके अलावा टीचर्स नहीं हैं। अब आप टीचर्स को लेके देखिए कि पूरे देश में लाखों पद खाली हैं टीचर्स के, जो भरे नहीं जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी या पूरे देश में ऐसे हजारों स्कूल हैं जहां एक टीचर से पढ़ाई होती है। अगर 5वीं कक्षा तक किसी स्कूल को चलाना है तो कम से कम 7 या 8 टीचर वहाँ चाहिए, क्योंकि हर क्लास के लिए हर समय कम से कम एक टीचर चाहिए। फिर एक कोई कैजुअल लीव लेगा, कोई मेडिकल लीव लेगा, कोई अर्न लीव लेगा। और आजकल इसके अलावा इतने तरह तरह के फार्म भरवाए जा रहे हैं, जो बाबूगिरी स्कूलों में कर दी गई है कि फार्म इतने भरिए, इतने इन्फॉर्मेशन भेजिए, ये फ़ोटो खींचिए, ये वीडियो भेजिए। तो एक टीचर या जो प्रधानाचार्य है तो इसी काम में लगा रहता है। तो जहाँ 7 टीचर चाहिए, वहाँ कहीं एक टीचर है, कहीं केवल शिक्षा मित्र स्कूल चला रहे हैं, कहीं 2 टीचर। ये तो रहा प्राइमरी स्कूलों का हाल। हायर सेकेंडरी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। कुछ मुट्ठी भर जीआईसी हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। बाकी जो पढ़ाई है वो प्राइवेट हाई स्कूल, इंटर कॉलेजेस के जरिए हो रही है। कई दशक हो गए उत्तर प्रदेश में सरकारें जो है वित्त विहीन मान्यता दे रहे हैं। यानी मान्यता तो दे रही हैं कि आप इम्तहान कराइए हाई स्कूल का, इंटर का,
लेकिन वित्त पोषण अनुदान शिक्षकों की सैलरी या और पैसा नहीं दे रही हैं। तो कैसे फिर होगा? तो और इतने हमारे रूरल एरियाज में खास करके इतनी गरीबी है कि लोग अच्छी फीस नहीं दे सकते, तो मैनेजमेंट जो है वो फीस के सहारे स्कूल नहीं चला सकते। और नतीजा क्या है कि जो टीचर्स हैं प्राइवेट स्कूलों में तमाम बिना अनुदान वाले, वो बहुत कम सैलरी पे 5,000, 10,000, 12,000, 15,000 पे काम करें, यानी न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है टीचर्स को। शिक्षा मित्रों का वेतन अब इतने सालों बाद उनका जो मानदेय है वो बढ़ाया गया है थोड़ा सा, लेकिन वो भी क्या होता है, बहुत कम मिल रहा है। ये जो बुनियादी सवाल हैं, इसके अलावा आप पॉलिटेक्निक्स देख लीजिए, वहाँ की लैब्स पुरानी हैं, मशीनरी पुरानी है। ITIs देख लीजिए, वहाँ भी यही हाल है कि या तो टीचर नहीं है या उनके ट्रेड बहुत पुराने। आजकल इतने नए ट्रेड आ गए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, मोटर व्हीकल्स में, उनकी न तो वहाँ ट्रेनिंग की व्यवस्था है, न वहाँ टीचर्स हैं और न वहाँ लैब्स हैं। इसके तो रोज़गार कहाँ से सृजित होगा? यूनिवर्सिटीज़ में देख लीजिए, जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ सरकार सैलरी भी टीचर्स की पूरी नहीं देती। 3/4 या से ज़्यादा वो कहते हैं कि आप अपना कमाइए। 1/4 से कम भी सरकार देती है और वाइस चांसलर को कहा जाता है कि आप कमा करके पेड कोर्सेज से जो है आप अपना टीचर्स को तनख्वाह दीजिए। और जबकि हालत ये है कि डिग्री कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स की भर्ती में, वाइस चांसलर की भर्ती में भी खूब रिश्वतखोरी चल रही। तो सवाल ये है कि सरकार को ये क्यों नहीं समझ में आता कि भाई शिक्षा में सुधार प्राथमिकता है, न कि 12 महीने धार्मिक आयोजनों में व्यस्त रहना। और सरकार की ये प्राथमिकता ठीक क्यों नहीं होती? मैं विधानसभा गया था, विधायकों का कहना है कि भाई हम लोगों से कोई परामर्श ही नहीं होता, कोई चर्चा ही नहीं होती। विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है 4 दिन का, एक दिन निकल गया एक किसी दिवंगत सदस्य की श्रद्धांजलि में, जो कि परंपरा है। बाकी 1-2 दिन हंगामा होगा, तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं 1-2 मुद्दों पर हंगामा होता रहेगा। बाकी सरकार अपना अनुपूरक बजट पास करा लेगी या और जो कोई ज़रूरी काम होगा करा लेगी और सत्र ख़त्म। तो साल में इफेक्टिवली कुल 15-16 सीटिंग होती हैं। तो जब विधानसभा का सत्र नहीं चलेगा ठीक से, पार्लियामेंट का सत्र ठीक से नहीं चलेगा, बोलने का मौका नहीं मिलेगा विधायकों को, तो सरकार को समस्याएं कैसे पता चलेंगी? जब मीडिया में इतना अंकुश लगा दिया जाएगा कि जो सही बातें हैं, जो सही समस्याएं हैं, सही इशूज़ हैं न छपने पाए, तो सरकार को कैसे सही बातें पता चलेगी? तो सरकार खुद को अंधेरे में रखने के लिए उसने ढेर सारे इंतजाम किए हैं और उसका नतीजा ये हो रहा है कि समाज में अंधेरा हो रहा है। अंधेरा इस तरह से हो रहा है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई। और अभी हाल ही में जब दिल्ली के जंतर मंतर में लाखों बच्चों ने, नौजवानों ने प्रदर्शन किए, उनके साथ किस तरह से लाठी, आंसू गैस, पेलेट गन, ईंट पत्थर का इस्तेमाल किया गया, पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया। और मुद्दा क्या बना है? ये नहीं मुद्दा है डिस्कस कर रही है सरकार अपने सांसदों से, विधायकों से, पार्टी से, मीडिया में, समाज में बैठ के या नौजवानों को बुला करके कि भाई सवाल क्या है। ये तो मुद्दा चर्चा हो रही कि साहब गाली दी गई। अरे भाई गाली किसने दी? गाली किसी बड़े नेता ने दी, सोनम वांगचुक ने दी, अभिजीत दीपके ने दी या सौरभ दास ने दी? उन्होंने तो नहीं दी। और आपके तो बड़े लीडर, खुद सरकार के बड़े लीडर, महात्मा गांधी को, नेहरू को और इंदिरा गांधी को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, सारे अपोजिशन लीडर्स को, पहले मुलायम सिंह जी थे, उनको कितनी गालियां आप देते हैं। तो आपकी गालियां तो फूल हैं और दूसरों की गालियां आपके लिए जो है वो बाण लग गई। और असली मुद्दे पर अभी भी चर्चा नहीं हो रही कि भाई आखिर प्रॉब्लम क्या थी, क्यों छात्रों का उबाल हुआ पूरे देश में। अभी भी सरकार समझने की कोशिश नहीं कर रही।
और मेरा ऐसा मानना है कि जो बांकीपुर और दतिया विधानसभा उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं वो सरकार के लिए खतरे की घंटी है। अगर सरकार चाहे तो संभल जाए, वरना नतीजा साफ दिख रहा है कि अगले आम चुनाव में क्या होगा। जिन लोगों की आस्था थी इस सरकार पे, भाजपा पे, मोदी पे, उनकी आस्था डिग गई है। और आस्था को डिगाने में एक और बड़ा योगदान रहा है राम मंदिर का। मतलब तमाम जगह, सड़क में, बिल्डिंग में, प्रोजेक्ट्स में, खरीद में, फरोख्त में, सब जगह तो भ्रष्टाचार है ही है। राम मंदिर के चढ़ावा में भी, राम मंदिर के निर्माण में भी आपने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, और आप चाहते हैं कि लोग आपको देवता माने, भगवान माने। तो ये होने वाला नहीं है। जो जनता आपको गद्दी पे बैठाना जानती है, अधिकार है, वो जनता आपको गद्दी से उतार भी सकती है। तो खतरे की घंटी बज गई है। आप चाहें तो सावधान हो जाएं, नहीं चाहें तो आपकी मर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।